फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, जो भी हमारी वीडियोस हैं, क्लिनिकल वीडियोस है डिजीज़ के बारे में, तो मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी जो है वो इससे अच्छी नॉलेज ले रहे होंगे और अपनों दोस्त जो है उनसे शेयर करते होंगे और मेरी वीडियोस सब्सक्राइब्स और लाइक करते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डेंगू फीवर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि सीज़न चेंज हो रहा है, तो ये डिज़ीज़ इसी जो मंथ होते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक ये कॉमन है। क्योंकि हम आप सबको पता है कि हमारी कंट्री में मलेरिया वैसे भी कॉमन है, तो ये जो मंथ होते हैं इसमें ये डेंगू भी आ जाता है। तो डेंगू के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है और इसके जो है वो साइन सिम्टम क्या है, पेशेंट को क्लिनिकल फीचर्स क्या डेवलप होंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाते हैं और फिर जो है वो इसकी ट्रीटमेंट क्या है और कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती है। ये सारा शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपको मेमोराइज हो जाए। आप जो अपने पेशेंट है या आपके घर में किसी को है या तो उसको आप थोड़ा बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज़ है जो एक मस्कीटो मच्छर के काटने से होती है। इसका जो वेक्टर है, इसका सोर्स है वो एडिस एजिप्टी है। जो एडिस एजिप्टी मस्कीटो है वो बाइट करता है, उसके बाद जो हमारे उसका जो वायरस है वो हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है, फिर वो इन्फेक्शन करवाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक वायरल डिजीज़ है, डेंगू फीवर वायरल डिजीज़ है। ठीक है। आप सबको पता है मलेरिया वो अलग डिजीज़ है, वो पैरासाइट है जो मलेरिया करवाता है, लेकिन डेंगू जो है एक वायरस है। ठीक है। तो अब इसमें पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट प्रेजेंट कैसे होता है आपके पास या ओपीडीज में आ रहा है। क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे और भी डिजीज़ हैं, तो उसमें हम फिर डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करते हैं कि मलेरिया है या डेंगू है या अभी कॉमन टाइफाइड भी चल रहा है तो वो है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप जो है वो पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे तो आपको डेंगू सस्पेक्ट है तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट सिम्टम पेशेंट डेवलप करता है वो हाई ग्रेड फीवर विथ राइगर्स, मीन्स के शिवरिंग के साथ फीवर आना, कप कपाट होना। उसके बाद जो है वो पेशेंट बॉडी एक, हेड एक और पेरी ऑर्बिटल पेन, जो हमारा ऑर्बिट है वहाँ पे या सीवियर पेन बताएगा, या बैक एक जो होता है वहाँ बताएगा, नेक पेन भी बता सकता है। मीन्स के जो है इसमें ज़्यादातर जो है वो हमारा जो रेट्रो ऑर्बिटल या पेरी ऑर्बिटल पेन ये कॉमन देखा गया है। हेडेक भी है, लेकिन मोस्टली पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि बैक एक की या हेडेक की या रेट्रो ऑर्बिटल पेन की। उसके बाद जो है वो पेशेंट कोई लेक्रीमेशन, आँखों से पानी आना, और जो है थोड़ा सा इसमें जो है ना अपर आरटीआई के सिम्टम भी आ जाते हैं, जैसे फेरेंजाइटिस है तो वो भी डेवलप हो जाता है। तो थोड़े से सिम्टम्स जो है ना मिक्स हैं कि रेस्पिरेटरी सिम्टम भी इसमें आ गए हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन जो है वो डायग्नोज करना इजी है। उसके बाद जो है वो अगर सीवियर है, जिसको हम कहते हैं कि डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो उसमें जो है पेशेंट जो वो एब्डोमिनल पेन के साथ या वॉमिटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है उनको ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है पेशेंट बेहोश हो जाए, अनकॉन्शियस भी हो जाए। ठीक है। रेश भी कॉमन, रेश क्योंकि प्लेटिलेट्स इसमें कम हो जाते हैं, थर्मोसाइटोपिनिया हो जाता है, तो रेश डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो क्लिनिकल फीचर्स हैं आप इसको कोरिलेट करेंगे जो है वो इन्वेस्टिगेशन से, फिर जो है ये डायग्नोज होता है। ठीक है। क्योंकि एकदम से टेम्परेचर एक्यूट ऑनसेट होता है, तो आप जो है और उसके बाद आप मंथ देखें, और कॉमन अभी जो है वो फीवर जो है वो डेंगू फीवर चल रहा है। तो फ्रेंड, ये तो हो गई क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है। उसके बाद आप जो इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में पहले तो हम ब्लड सीपी करवाते हैं पेशेंट का। ठीक है।
ब्लड कंप्लीट पिक्चर जो है उसमें हमें क्या फाइंडिंग मिलेगी जो हम सस्पेक्ट करेंगे डेंगू है। उसमें क्या होता है कि लीकोपिनिया मीन्स के डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट जो होता है वो डिक्रीज होगा, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स प्लेटिलेट काउंट जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये हमें ब्लड सीपी में मिलेगा। ठीक है, तो बाकी जो है वो ब्लड सीपी तकरीबन नॉर्मल है। हाँ, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आपको हेमोग्लोबिन लेवल भी कम मिलेगा, या जो है वो पहले जो कभी आप बहुत सारे पेशेंट पहले से एनीमिक होते हैं तो फिर वो तो आपको थोड़ा सा जो है वो डाउट हो सकता है कि डेंगू है या और कुछ है। ESR जो है डेंगू में नॉर्मल मिलेगा। अगर ESR बढ़ा हुआ है तो आप कोई कुछ और समझ सकते हैं, कोई कोई और इन्फेक्शन है। उसके बाद जो है हम डेंगू की स्पेसिफिक जो टेस्ट है वो डेंगू एंटीजन है, डेंगू एंटीबॉडी जो करवाते हैं वो किट से होती है NS1। तो वो भी करवा लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ गई है IgM या IgG तो फिर जो है वो डेंगू कंफर्म हो जाता है। जिसमें एलाइजा से भी करते हैं, PCR से भी करते हैं, और डिफरेंट किट्स अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स में। तो ये कॉमन जो 2 टेस्ट हैं वो हम करते हैं। उसके बाद फिर जो है कभी कभी LFT हम कर लेते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस भी इसमें डेवलप हो जाता है, या पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर हो रहे हैं तो फिर एक्सरे चेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि इसमें और भी इन्फेक्शन, क्योंकि मैंने कहा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है इसमें। तो उसके बाद अगर प्लेटिलेट आपके जो है कम है तो फिर जो है वो आप दूसरे पैरामीटर्स करवाते हैं, जिसमें लिवर के जो एंजाइम्स हैं, प्रोथ्रोम्बेंटाइन है, या और भी जो लिवर से रिलेटेड एंजाइम्स से बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं वो देखते हैं। अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं। तो फ्रेंड उसके बाद इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। डेंगू जो है एक समझेंगे थोड़ी साइलेंट डिजीज़, जैसे हुआ आपको पता ही नहीं कि पेशेंट को मलेरिया है, टाइफाइड है, वो लेट से पता चलता है जब प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं, और बाद में फिर जो है वो मसला होता है कि ट्रांसफ्यूजन का हो। ये तो कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर लें कि कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन में कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन देखी गई है वो वही मैं कह रहा था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में नमूनिया पेशेंट को डेवलप हो सकता है। उसके बाद कम जो है बोन मेरो फेल्यूर में पेशेंट जा सकता है। इवन हेपेटाइटिस हो सकता है। आइस इन्वॉल्वमेंट हुई है पेशेंट की तो आयराइटिस जो होता है वो डेवलप हो सकता है। कभी कभी जो है वो एप्लास्टिक एनीमिया ये भी हो सकता है, या फिर एनकेफ्लाइटिस में पेशेंट जा सकता है, क्योंकि ये जो है वो सिस्टमिक डिजीज़ एक हो जाती है, फिर हर सिस्टम को इन्वॉल्व कर रही है ना। और अगर ब्लीडिंग अपर GI ब्लीडिंग भी हो सकती है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसमें क्या है पेशेंट शॉक में जाने के चांसेस होते हैं, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इनकी। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे आप। डेंगू डायग्नोज हो गया और उसके बाद देखें, एक तो सिंपल है, डेंगू हुआ है, उसको फीवर है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसकी सपोर्ट ट्रीटमेंट देनी है और कुछ भी नहीं देनी है आपको। कोई प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन या FFP या ऐसा कुछ भी नहीं देना है। सिर्फ उनको जो है वो पेनाडोल और फ्रेश फ्रूट जूसेस जितना हो सके। उसमें हम फ्रूट्स तो सब दे सकते हैं, लेकिन पपैया जो है जिसको हम पपीता बोलते हैं, वो उसमें क्या है कि कुदरत ने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं कि वो प्लेटिलेट्स को बढ़ाते हैं। तो ये भी एक जो है वो रिसर्च हुई है, उसमें से जो है पपीता जो है वो इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो उसका जूस या उसके जो पत्ते हैं उसको जो है बॉयल करके जो उसका रस निकलता है वो भी लेना चाहिए, तो इससे इम्प्रूवमेंट आती है प्लेटिलेट्स में। तो पेशेंट जिसके प्लेटिलेट लो हो उसके लिए। बाकी फ्लूइड रिप्लेसमेंट है, आपने पेनाडोल दे दी है कोई, और सेकेंडरी जो है वो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर हेमोग्लोबिन लेवल लो हो रही है, ब्लीडिंग बार बार हो रही है, तो फिर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, या प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन। प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन मोस्टली जो हम करते हैं कि लेस देन 10,000 हो जाए तो फिर प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन करें।
मेगा यूनिट्स पे देते हैं। तो फ्रेंड्स से जो डेंगू है ये जैसा वैसी ना समझा जाए इसको, और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि जो है सडनली ब्लीडिंग हो सकती है, फिर उसी टाइम मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना। तो ये जो है वो सिंपल आपको मैंने करके बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी और आप लोग जो है वो मैनेजमेंट या जैसे आपके पेशेंट हैं उसको अच्छी तरह से डील कर सकेंगे। नेक्स्ट टाइम कुछ और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके प्रेजेंट होंगे। थैंक यू सो मच।